तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, इसका अगर अवकलन करूँ तो मुझे वेग मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। वेगों का रूपांतरण, वेगों का रूपांतरण इसी केस में पढ़ रहे, उस केस के अंदर ही वेगों का रूपांतरण, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या शो कर रहा था, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर नॉट वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर, यही था। देखो यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर। देखो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, डी आर नॉट वेक्टर अपॉन डी टी प्लस डी आर डैश अपॉन डी टी, ये हो गया। आर नोट क्या था, आर नोट था इसके ओरिजिन और उसके ओरिजिन के बीच में जो स्थानांतरण था, जो डिस्प्लेसमेंट था वो था, आर नोट था ये। तो ये दोनों तो रुके हुए हैं ना, दोनों स्टेशनरी है, तो ये आर नोट तो फिक्स है, आर नोट तो है ही फिक्स ना, कांस्टेंट है। तो आर नोट क्या है, आर नोट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, आर नोट इज कांस्टेंट, आर नोट कांस्टेंट है। तो देखो ये डी आर नोट, तो क्या होगा, डी आर नोट अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो अपने पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी। मतलब अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी, एक में मान लो वेलोसिटी है u वेक्टर, दूसरे में क्या आएगा u डैश वेक्टर। मतलब दोनों में वेग का मान क्या होगा, इक्वल होगा, वेलोसिटी इक्वल होगा। मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, हम दोनों एक कबूतर को देख रहे हैं, हमारे बीच में कोई गति नहीं हो रही, दोनों रुके हुए हैं, दोनों स्थानांतरण गति नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, हम दोनों एक कबूतर को देख रहे हैं। मुझे कबूतर का वेग मान लो कुछ लग रहा है u, इसको लग रहा है u डैश, तो दोनों के लिए जो वेलोसिटी है वो इक्वल आएगा। मुझे लग रहा है कि कबूतर 30 की स्पीड में जा रहा है, तो इसको भी लगेगा कबूतर 30 की स्पीड में ही जा रहा है। मतलब वेलोसिटी दोनों के लिए क्या आएगा, इक्वल आएगा। गॉट इट, ठीक है भैया। ये क्या होगा, वेगों का रूपांतरण आ गया, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, त्वरण का रूपांतरण करेंगे, एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग त्वरण का रूपांतरण करते हैं। ये जो इक्वेशन आया है ये पता है, अब तो हम त्वरण का रूपांतरण करते हैं। त्वरण का रूपांतरण सी किसका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशंस, त्वरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरण का रूपांतरण, तो देखो त्वरण का रूपांतरण कैसे है, वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो त्वरण मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो सिंस वी नो दैट व्हाट, सिंस वेग रूपांतरण से, वेग रूपांतरण से क्या मिला था, बाय वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, बाय वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मिला था भैया, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन से ये मिला था अपने को u वेक्टर इज इक्वल्स टू u डैश। इसको मैं कोई इक्वेशन नंबर लिख लेता हूँ, मान लो कि कोई भी ए इक्वेशन लिख लेता हूँ। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर ए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी यू वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी, अरे यहाँ पर डैश था ना, तो डी यू डैश अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डैश वेक्टर। तो दोनों निर्देश तंत्रों में त्वरण का मान क्या होगा? समान होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, हम दोनों एक कबूतर को उड़ते हुए देख रहे हैं, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों रुके हुए स्टेशनरी है। हम एक कबूतर को देख रहे हैं तो मुझे उसका पोजीशन वेक्टर कुछ दिखाई देगा, इसको पोजीशन वेक्टर कुछ दिखाई देगा, दोनों के लिए पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगा, आर और आर डैश अलग अलग होगा। बट मुझे उसका वेलोसिटी और इसको इसका वेलोसिटी, दोनों को वेलोसिटी सेम लगेगा, एक्सेलरेशन भी सेम लगेगा। हमने देखा ना, ये चीज़ हो गई। अरे बात समझ में आई ना? तो ये बातें हैं कि अगर मान लो कि मैं खड़ा हूँ दिल्ली में खड़ा हूँ और एक बंदा खड़ा है चेन्नई में, तो हम लोग एक एरोप्लेन को देख रहे हैं, ठीक है ना, हम दोनों रुके हुए हैं, हम दोनों एरोप्लेन को देख रहे हैं। तो एरोप्लेन को देख रहे हैं तो उसको जितना एरोप्लेन का वेलोसिटी लगेगा मुझे भी एरोप्लेन का वेलोसिटी उतना ही लगेगा, उसको एरोप्लेन का जितना एक्सेलरेशन लगेगा मुझे भी एक्सेलरेशन उतना ही लगेगा। आई बात समझ? अरे ठीक है ना, गॉट इट? ठीक है, चलो भैया ये बात ये ठीक होगी। तो दोनों त्वरण का मान क्या होगा? समान होगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। तो यहाँ से आप कंक्लूजन लिख सकते हो, दोनों निर्देश तंत्रों में त्वरण का मान क्या होगा? त्वरण का मान समान होगा। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल इन बोथ द फ्रेम्स, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल इन बोथ द फ्रेम्स। यहां पर वेलोसिटी विल बी इक्वल इन बोथ द फ्रेम्स। यहां पर आप लिख लेना वेगों के मान भी दोनों निर्देश तंत्रों में समान होते हैं, वेगों के मान भी दोनों निर्देश तंत्रों में समान होते हैं। नोट साथ के साथ में लिखते जाना ताकि प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। लिखने का पैटर्न मैं बता दूंगा, एक यूनिट जैसे कंप्लीट होगी मैं यूनिट वाइज टेस्ट लूंगा, ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारे जो डाउट सेक्शन है उसमें आके आप कमेंट करिए, हम लोग डाउट पे हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कशन होगा, ठीक है। तो वेगों का रूपांतरण हो गया, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये बात क्लियर होगी। अब देखो ये एक चीज कंप्लीट हो गई, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था कि काल अनाश्रित रूपांतरण समीकरण, टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गया। इसकी और भी कंडीशन होती है, जरूरी नहीं कि यही कंडीशन हो, और भी कंडीशन होते हैं, पर वो कंडीशन अभी डिस्कस नहीं करूंगा। एक और होता है कि जैसे मान लो कि एक निर्देश तंत्र है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसी का केस एक और होता है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा। उसकी वजह है क्यों करूंगा वो मैं बताऊंगा आपको जब वहां पर डिस्कशन करूंगा तब। एक ऐसा है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा, एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहीं पर है, लेकिन उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो ऐसे हैं, मतलब इसके साथ में किसी एंगल पर झुके हुए हैं। इसका ये एक्स एक्सिस है, इसका ये एक्स डैश है, मतलब इसके बीच में कोई एंगल है, मान लो ये थीटा है, ये इसका वाई है, ये इसका वाई डैश एक्सिस है, ये कोई एंगल है थीटा, ये जेड है, ये जेड एक्सिस जेड डैश एक्सिस है, ये थीटा एंगल, मतलब ये एंगल पर झुके हुए इंक्लाइंड है। तो ये अगर किसी कबूतर को उड़ते हुए देखेंगे तो इनको क्या वेलोसिटी में क्या डिफरेंस लगेगा, क्या क्या चीज़ों में चेंज आएगा, वो अगर सारी चीज़ों के बारे में हम बात करें तो वो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये इसी का एग्जाम्पल है टाइम इंडिपेंडेंट का, काल अनाश्रित का, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूँगा, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करूँगा। यहाँ पर अभी हम लोग टाइम डिपेंडेंट पे आते हैं, काल आश्रित पे आते हैं। किस पे? टाइम डिपेंडेंट पे आते हैं, काल आश्रित के बारे में बात करता हूँ। काल आश्रित रूपांतरण, टाइम डिपेंडेंट
ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लिखो, जब दो निर्देश तंत्रों के मध्य आपेक्षिकीय गति होती है, जब दो निर्देश तंत्रों के मध्य आपेक्षिकीय गति होती है, तो जब दो निर्देश तंत्रों के मध्य आपेक्षिकीय गति होती है तो उनके मध्य रूपांतरण समीकरण काल आश्रित रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। काल आश्रित रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। इफ there is a relative motion between two frames, if there is a relative motion between two frames, then the transformation between these two frames is known as time dependent transformation. अब देखो, ये जो टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बंदा आया, उसका नाम था गैलीलियन, और उसने ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशन दिए, उसने सारा ट्रांसफॉर्मेशन समझाया, सारा रूपांतरण उसने किया। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसने किया? गैलीलियन ने किया। तो हम लोग बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, और उसमें भी उसने ये बात की कि एक रुका हुआ है बंदा और दूसरा उसके रेस्पेक्ट में कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब नियत वेग से चल रहा है। तो उसके बीच में अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसके बीच में अगर रूपांतरण समीकरण निकालने हैं, तो वो गैलीलियन ने बताया। तो टाइम डिपेंडेंट जो है काल आश्रित रूपांतरण समीकरण है, वो सबसे पहले गैलीलियन ने बताया, और गैलीलियन ने जो बताया उनको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, गैलीलियन रूपांतरण बोलते हैं। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं गैलीलियन रूपांतरण। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है? जब दो जो फ्रेम है, दो निर्देश तंत्र है, उनके बीच में कोई नियत वेग से गति हो रही हो, तब कांस्टेंट वेलोसिटी से रिलेटिव मोशन हो, तब के बारे में इस बंदे ने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, उसके लिए इन्होंने बताया। तो लिखो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? यदि दो निर्देश तंत्रों के मध्य नियत वेग से आपेक्षिकीय गति होती है, यदि दो निर्देश तंत्रों के मध्य नियत वेग से आपेक्षिकीय गति होती है, यदि दो निर्देश तंत्रों के मध्य नियत वेग से आपेक्षिकीय गति होती है, तो ऐसे रूपांतरण गैलीलियन द्वारा प्रस्तुत किए गए, इन्हें गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। If there is a relative motion with constant velocity, if there is a relative motion with constant velocity between two frames, then the transformations are proposed by Galilean
are proposed by Galilean. These transformations are known as Galilean transformation. These transformations are known as Galilean transformation. ठीक है? And these type of equations are known as Galilean transformation equations. Galilean transformation equations. उसमें हिंदी वाले आप लिख लो, तथा इस प्रकार के रूपांतरण समीकरणों को गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो गैलीलियन जी ने बताई ये बातें क्या, कि मैं रुका हुआ हूँ, एक जो बंदा है वो चल रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, नियत वेग से चल रहा है। अब हम दोनों एक कबूतर को देख रहे हैं, तो हमारे बीच के कोऑर्डिनेट्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनमें क्या रिलेशन होगा, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मिस्टर गैलीलियन ने दिया, और इनको बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण। और गैलीलियन ने जो रूपांतरण दिए उनको जिन इक्वेशन से शो करते हैं उनको बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण बोलते हैं उनको। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर भी एक पर्टिकुलर कंडीशन लेते हैं, और उस कंडीशन के बाद में हम लोग स्टडी करते हैं कि एक केस लेते हैं, इसमें 2 केस की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला केस मैं ले लेता हूं। देखो इसमें केस नंबर मैं 1 बात करता हूं। यदि 2 निर्देश तंत्र या मैं ऐसे लिखूं इसको, यदि S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष नियत वेग v से गति करता है, नियत वेग v से गति करता है। क्या है? इफ S डैश फ्रेम इज मूविंग with constant velocity v with respect to फ्रेम S। अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक फ्रेम है S, दूसरा है S डैश, और S डैश है वो S के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। मान लो अब मैं एक फ्रेम बनाता हूँ, ऐसा है, ये एक फ्रेम है, ये S फ्रेम बोल दो इसको, ये इसका X हो गया, ये Y डायरेक्शन हो गया, ये Z डायरेक्शन हो गया, ये O हो गया ओरिजिन। ठीक है, एक दूसरा निर्देश तंत्र और है, एक कौन सा है? दूसरा निर्देश तंत्र है, वो ऐसा है, मान लो दूसरा निर्देश तंत्र है, वो यहां पर है। ठीक है, ओके। ये दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये S डैश है, ये S प्राइम है, ये S है, दोनों में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। ये स्टेशनरी स्थिर है, ये इसके रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी है। इसका ओरिजिन O है, इसका क्या है? O डैश है।
ये दोनों अब देख रहे हैं एक तीसरी चीज को, एक किसी थर्ड पॉइंट को देख रहे हैं। वो एक कबूतर को देख रहे हैं, मान लो वो कबूतर जो है वो ये है, ये पॉइंट P पर है किसी टाइम T पर, तो इसको देख रहे हैं ये दोनों। तो इस सिचुएशन में, हाँ जी, दूसरी एक और चीज, ये तो इधर जा रहा है v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, इसका वेलोसिटी कितना v है, लेकिन v वेलोसिटी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये यहाँ से चलना शुरू किया हो या कहाँ से चलना शुरू किया। तो इसके लिए मैं एक कंडीशन मानता हूँ कि दोनों लोग पहले s और s डैश एक ही जगह पे थे, अब ये एक जगह से चलना शुरू कर दिया। दोनों पहले कहाँ पे थे? एक ही जगह पे थे। एक ही जगह पे होते हैं उसको बोल रहा है कोइंसाइड करते हैं, मतलब संपाती होते हैं। तो दोनों निर्देश तंत्र पहले कैसे थे? स्टार्टिंग में संपाती थे, कोइंसाइड कर रहे थे, उसके बाद में चलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर भी दो कंडीशन ले रहा हूं। ये जो सिचुएशन है कि ये इसके रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से जा रहा है, इसमें भी दो केस स्टडी कर रहा हूं मैं। पहला जिसमें ये दोनों स्टार्टिंग में एक ही जगह पे थे, तो उसको बोलते हैं संपाती होना, प्रारंभ में संपाती थे। तो इसमें मैं इस पहले केस में भी एक दूसरा पार्ट बना रहा हूं, उसको सब पार्ट बना रहा हूं। ऐसा है, क्या है, जब प्रारंभ में S व S डैश संपाती थे, ये संपाती है, S एंड S डैश इनिशियली coincide to each other, कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे थे, संपाती थे। पहले एस डैश यहाँ पे था t इक्वल्स टू 0 पे, तो दोनों स्टार्टिंग में मतलब t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है ना, तो t इक्वल्स टू 0 पे दोनों एक जगह थे। अब मैं किसी टाइम t पे देख रहा हूँ, देखो अब इसमें बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग पहले सबसे पहले स्थिति का रूपांतरण करेंगे, स्थिति सदिश का, फिर वेग का रूपांतरण करेंगे और फिर त्वरण का रूपांतरण करेंगे। तो इसके अंदर मैं स्थिति का रूपांतरण कर लेता हूं पहले, किसका? स्थिति का। तो देखो स्थिति का रूपांतरण करते हैं, स्थिति सदिश का रूपांतरण, स्थिति सदिश का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। t इक्वल्स टू 0 पर दोनों कैसे थे? संपाती थे, कोइंसाइड कर रहे थे, तो t इक्वल्स टू 0 पे ये भी यहीं पे था। अब मान लो इसको चलते हुए t टाइम हो गया, और कितनी स्पीड से चल रहा है? ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये पहले लिखा था ना v वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये v वेलोसिटी में, t टाइम में v वेलोसिटी से कितना चला जाएगा? vt चला जाएगा। तो देखो t समय में s डैश निर्देश तंत्र, t समय में s डैश निर्देश तंत्र s के सापेक्ष v वेग से दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करेगा? v वेक्टर इंटू t, यही होगा। अरे यही होगा, जैसे ये यहाँ पर आ गया, यहाँ से इस जगह पे चला गया, v वेलोसिटी से t टाइम में, v वेलोसिटी से t टाइम में, तो इसको v t तो बोल सकता हूँ ना, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, इसको इंग्लिश में लिखूं, ये ऐसा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय s डैश फ्रेम इन टाइम t, ये इसका इंग्लिश है, इक्वल्स टू आप vt लिख लेना, ये जो लिखा मैंने vt।
इसको मैं आर नोट वेक्टर लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे आर नोट वेक्टर लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है? इक्वेशन नंबर 1 है, इसको लिख लो या इसको, ये इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिख रहा हूँ, दोनों में साथ लिख रहा हूँ, कोई कंफ्यूज मत कर जाना इस चीज़ को। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिख दिया, ये इसको आर नोट वेक्टर लिख दिया। अब देखो इस जो पी पॉइंट है, टाइम कितना बचा अपने पास में? ओके 5 मिनट है अभी। जो पी पॉइंट है इसका एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में स्थिति सदिश और इसका इसके रिस्पेक्ट में स्थिति सदिश, दोनों स्थिति सदिश निकाल लूँ मैं, दोनों पोजीशन वेक्टर निकाल लेता हूँ। तो देखो ये इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर तो ये है और इसके रिस्पेक्ट में ये है, ऐसा है। तो देखो इसका ये हो गया, इसका ये, इसको तो मैं एस के रिस्पेक्ट में तो आर वेक्टर बोल देता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में आर डैश वेक्टर बोल देता हूँ। ये ओ डैश पी वेक्टर पी। तो वैसे जैसे पहले वाले में किया था ट्राइंगल लॉ से, सदिश का त्रिभुज नियम से, वैसे ही करेंगे हम लोग अभी भी। तो सदिश के त्रिभुज नियम से, सदिश के त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या आएगा? देखो वो कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ओ डैश पी में बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज ओ डैश पी में। तो ओ डैश पी में देखो ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर, ये आएगा। तो देखो ये क्या आएगा, ये आएगा ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर, ये आएगा। इन सब के वैल्यू पुट कर दो। ओ पी वेक्टर जो है उसको आर वेक्टर लिखा है, ओ डैश जो है ओ डैश, इसको वैसे तो मैंने वी वेक्टर टी लिखा है, वी वेक्टर टी को आर नोट वेक्टर भी लिख सकता हूँ या डायरेक्ट वी वेक्टर टी लिख दो आप। ये वी वेक्टर टी प्लस ये क्या हो जाएगा आर डैश, ऐसा हो जाएगा। ये रिलेशन आ गया पोजीशन वेक्टर्स में, स्थिति सदिश में ये क्या आ गया, ये रूपांतरण आ गया। आप इसको चाहो तो निर्देशांकों में भी बदल सकते हो, कोऑर्डिनेट्स में भी बदल सकते हो, पर रहने दो, मैं डायरेक्ट इसमें कर लेता हूँ। हाँ चाहो तो आप इसको कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकते हो कि जैसे पहले किया था एक्स वाई जेड में, मैं डायरेक्ट वेग का रूपांतरण कर लेता हूँ, वेगों का रूपांतरण। डायरेक्ट किसका कर रहा हूँ मैं? वेगों का रूपांतरण। तो वेगों का रूपांतरण देख लेते हैं हम लोग। वेगों का रूपांतरण, वेगों का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो देखो स्थिति के रूपांतरण से मुझे पता है, स्थिति के रूपांतरण से बाय पोजीशन, बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मालूम है मुझे? पोजीशन वेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे ये चीज़ पता है क्या, कि जो आर वेक्टर है वो आया मेरे पास में वी वेक्टर टी प्लस आर डैश वेक्टर। तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देखो क्या आया, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा, वी तो कांस्टेंट है क्योंकि नियत वेग था, कांस्टेंट वेलोसिटी था, टाइम के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये हो गया वी वेक्टर प्लस डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी। ये देखो ये क्या आएगा, यू वेक्टर इज इक्वल्स टू वी वेक्टर प्लस यू डैश वेक्टर। ये आ गया वेगों का रूपांतरण, वेलोसिटीज का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि एक निर्देश तंत्र में वेग पता हो तो दूसरे निर्देश तंत्र में हम लोग वेग कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे इसके बारे में।